नमस्कार दोस्तों, मैं आपका अपने YouTube चैनल लीगल अड्डा 511 पे स्वागत करता हूं। दोस्तों, मैं आज आप लोगों के सामने जो यूपीएससी की जो एग्ज़ाम होते हैं उसमें जो मेंस आपके एग्ज़ाम होते हैं उनमें ऑप्शनल के रूप में अगर आपको विधि यानी लॉ लेना है तो इसके लिए आपको किस किस चीज़ की तैयारी करनी पड़ेगी, मैं आज आप लोगों को इसके बारे में डिस्कशन करूंगा। ठीक है, तो मैं आज जो बताने जा रहा हूँ इसे बहुत ध्यान से सुनना, क्योंकि अगर आप एलएलबी कर रहे हैं या फिर आपने लॉ की डिग्री प्राप्त कर ली है और आप यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट और बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है। आपको ये वीडियो देखने के बाद ये पता चल जाएगा कि आपका जो यूपीएससी का जो प्रिपरेशन आप कर रहे हैं और आपका अगर आपने ऑप्शनल अपना जो है यहाँ पे लॉ ले रखा है तो इसके लिए आपको किन किन टॉपिक पर ज़्यादा फोकस करना है, किन किन टॉपिक पर आपको अपना टाइम स्पेंड करना है, उन सब चीज़ों के बारे में आपको पता चल जाएगा और आप उसी हिसाब से अपना फिर जो आगे की प्रिपरेशन करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो बिना लेट किए हुए चलते हैं और आगे बताते हैं कि क्या क्या हमारे जो है एग्ज़ाम में ऑप्शनल के रूप में आने वाले हैं। तो देखो दोस्तों, अब आपके सामने जो आपके टेस्ट जो फर्स्ट होंगे, जो पेपर आपका जो फर्स्ट होगा उसमें सबसे पहले तो संवैधानिक और प्रशासनिक यानी कि जो आपका कॉन्स्टिट्यूशनल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव जो लॉ है आपका, उसमें से सबसे पहले क्वेश्चन जो आएंगे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, उनके बारे में हम आपको जो है यहाँ पे थोड़ा चर्चा कर लेते हैं। देखो यहाँ पे दिया हुआ है संवैधानिक विधि। क्या दिया है? संवैधानिक विधि। ठीक है ना, ये जो संवैधानिक विधि यहाँ पे दिया हुआ है, ये यहाँ से आपको जो है जो आपके संवैधानिक और एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ है, इन दोनों में से आपके लिए सब जो क्वेश्चन आने के जो चांसेस बनते हैं वो है संविधान एवं संविधानवाद और संविधान के सुस्पष्ट लक्षण क्या है। ठीक है, ये है। और मूल अधिकार, लोकहित याचिका, जितना लोकहित याचिका जितने दायर किया गया उसके बारे में, यही प्रेजेंट टाइम में है, लेटेस्ट में है, वो सब चीज़ें जो पहले से भी आ चुकी हैं वो। ठीक है, तो मूल अधिकार जितने हैं, मूल अधिकार से जितने संबंधित प्रावधान है वो, और लोकहित याचिका क्या होता है इसके बारे में आपको जानना जरूरी है, और कैसे ये याचिका दायर की जाती है इसके बारे में जानना जरूरी है। और एक होता है विधिक सहायता। विधिक सहायता का मतलब क्या होता है, ठीक है, और इसे क्या इससे प्रोवाइड किया जाता है, इनके बारे में आपको बताना है। आपको पढ़ लेना, जानकारी ले लेना जरूरी होता है। और विधिक सेवा प्राधिकरण जो होता है उसके बारे में भी जान लेना आपको लिए सबसे बेस्ट होगा, और इसे पढ़ लेंगे तो सब आपके लिए एग्ज़ाम में ज़्यादा हेल्पफुल होगा। तो दोस्तों, और अगला जो है यानी कि आपका मूल अधिकार, इसमें लोकहित याचिका, विधिक सहायता और सेवा प्राधिकरण ये हो गए। और उसका फिर मूल अधिकार में ही नीति निर्देशक जो सिद्धांत है ना आपका, वो और मूल कर्तव्य के बीच में कुछ संबंध हैं, उनके बीच में इसको आपको पढ़ लेना है। और राष्ट्रपति की जो संवैधानिक स्थिति है, राष्ट्रपति की जो संवैधानिक स्थिति उनके बारे में, और मंत्रिपरिषद जो होते हैं उनके बीच में कुछ संबंध हैं। होता क्या, जैसे राष्ट्रपति जो होता है क्या कि राष्ट्रपति जो कार्यपालिका होती है उसका जो है क्या होता है, मुख्य होता माने प्रधानमंत्री के द्वारा जितना भी कार्य किया जाता है, मंत्रिपरिषद में जो काम होते हैं वो प्रधानमंत्री करवाते हैं, और प्रधानमंत्री के द्वारा जितना भी काम किया जाता है किसके अंतर्गत आता है, सब राष्ट्रपति के अंतर्गत आता है। ठीक है, तो उनके बारे में आपको पढ़ लेना है। उसके बाद में है राज्यपाल और उनकी शक्तियाँ। तो राज्यपाल और उनकी शक्तियाँ जो है उनके बारे में आपको थोड़ा सा पढ़ लेना है कि राज्यपाल की नियुक्ति कैसे की जाती है, उनका वेतन क्या है, उनकी शक्तियाँ क्या क्या है, और थोड़ा सा राष्ट्रपति के बारे में, और राष्ट्रपति के साथ साथ में राज्यपाल के बारे में, और फिर महान्यायाधीश जो होते हैं उनके बारे में पढ़ लेना होगा। आगे देखते हैं, आगे आपका है कि जो है उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय। ठीक है, उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय, इसमें जो है आपका नियुक्ति कैसे किया जाता है, वो स्थानांतरण कैसे किया जाता है वो आपको पढ़ना है, और इनकी शक्तियाँ एवं कार्य और अधिकारिता के बारे में, इनके क्या क्या अधिकार हैं वो आपको पढ़ना है। ठीक, उसके बाद आता है केंद्र, राज्य एवं स्थानीय निकाय। ठीक है, तो इसमें क्या होगा कि संघ एवं राज्यों के बीच में जो विधायी शक्तियाँ हैं उनका कैसे कैसे वितरण किया गया है,
वो आपको जान लेना ज़रूरी है, वो आप पढ़ लेंगे तो आपके लिए हेल्पफुल होगा। और जो स्थानीय निकाय है, ठीक है, स्थानीय निकाय जो है उनके बारे में आप पढ़ लेना थोड़ा से। तो हमें ये हो गया आपका जो संवैधानिक और जो एडमिनिस्ट्रेटिव जो ला था उस बुक से आपका तैयार हो जाएगा। उसके बाद आगे चलते हैं, तो आगे देखते हैं आगे हमारा क्या है कि जो संघ राज्य और स्थानीय जो निकायों के बीच प्रशासनिक जो संबंध है वो हो जाएगा। ये कि जो संघ और राज्य, ठीक है, संघ हो गए, राज्य हो गए और स्थानीय निकाय के बीच में कुछ प्रशासनिक जो संबंध है उनके बारे में थोड़ा सा पढ़ लेना, ठीक। उसके बाद सर्वोपरि अधिकार राज्य संपत्ति सामान्य संपत्ति समुदाय, जो आपने पढ़ा होगा सर्वोपरि राज्य संपत्ति अधिकार जो है वो सर्वोपरि अधिकार जो है संपत्ति का जो सामान्य अधिकार है वो सब चीज़ों के बारे में पढ़ लेना। उसके बाद में विधायी शक्तियाँ कौन कौन सी हैं, ठीक, वो पढ़ लेना होगा। विशेषाधिकार, उन्मुक्ति, ये चीज़ जानना होगा ज़रूरी। और संघ और राज्य के बीच कुछ अधीन सेवाएं हैं, ठीक, उसमें क्या होता है, राज्य संघ का क्या होता है, जैसे यूपीएससी है उसका काम क्या होता है कि भर्ती के लिए भर्ती और सेवा शर्त हैं वो संवैधानिक सुरक्षा और प्रशासनिक अधिकरण। और संघ लोक सेवा आयोग राज्य लोक सेवा आयोग जो है उनके शक्तियों और कार्यों के बारे में पढ़ लेना। और जो निर्वाचन आयोग है कैसे निर्वाचन किया जाता है, उनके क्या क्या कार्य है, उनकी क्या क्या शक्तियाँ है, उनके बारे में आप पढ़ लेना। उसके बाद में आपात उपबंध क्या क्या है, जो आपके आपात के लिए जो आपातकालीन जो उपबंध है उसके जाता है उसके बारे में। और संविधान संशोधन के क्या प्रावधान है, कैसे संविधान में संशोधन किया जाता है ये। उसके बाद नैसर्गिक जो न्याय के सिद्धांत जो हैं उनके बारे में आपको पढ़ना, नैसर्गिक न्याय क्या है, नैसर्गिक न्याय के सिद्धांत क्या होते हैं वो, और उसके कुछ उपागम है, प्रवृत्तियाँ क्या क्या हैं, वो सब चीज़ें आपको जान लेना जरूरी है। और आगे जो आपका है वो है प्रत्यायोजित विधान एवं उसकी संवैधानिकता, ठीक है। क्या है आपका प्रत्यायोजित विधान और उसकी संवैधानिकता। जो प्रत्यायोजित जो विधान होते हैं, और आप जो पढ़ेंगे प्रत्यायोजित विधान के बारे में तो आपको वहाँ से पता चल जाएगा प्रत्यायोजित विधान क्या है, उनकी उसके बाद में शक्तियाँ और संवैधानिक जो शासन है उसका पृथक्करण कैसे किया गया है इनके बारे में। प्रशासनिक कार्रवाई क्या होता है, अगर कोई प्रशासनिक कार्रवाई हुई है तो उसका पुनर्विलोकन कैसे किया जाएगा, इन चीज़ों के बारे में। और आप जो है एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ जब पढ़ेंगे तो उसमें आपको पता चलेगा ओम्बड्समैन के, ठीक है, जो ओम्बड्समैन है वो, उसमें लोकपाल कौन है, लोकपाल कौन है, लोकायुक्त कौन है, इन सब की चीज़ों के बारे में आपको पता चल जाएगा एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ में, ठीक है। उसके बाद बात आगे चलते हैं, आगे करेंगे बात हम, तो आगे है अंतर्राष्ट्रीय विधि, इंटरनेशनल रिलेशन, ठीक है, इंटरनेशनल जो लॉ है उसमें आपको क्या क्या चीज़ें पढ़ना है उसके बारे में चर्चा कर दे रहे हैं, जो कि आपके लिए सबसे बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा। तो देखो यहाँ पे क्या है, अंतर्राष्ट्रीय विधि की प्रकृति क्या है और उसकी परिभाषा के बारे में थोड़ा सा पढ़ लेना। और अंतर्राष्ट्रीय विधि और राष्ट्रीय विधि के बीच में कुछ संबंध होंगे जो वहाँ पे आपको बुक में जो है इंटरनेशनल लॉ के जो बुक है उसमें आपको बताया गया है, आप उसे पढ़ लेना तो आपको यहाँ से पता चल जाएगा। और फिर राज्य उत्तराधिकार जो है उसके बारे में आप थोड़ा सा पढ़ लेना, जो राज्य की मान्यता है और राज्य का जो उत्तराधिकार कौन सा है वो आपको जो है पढ़ लेना है। और फिर जो समुद्री जो नियम होते हैं ना समुद्र के लिए, जो दूसरे देश के अंतर्देशीय जो जलमार्ग है वो, और क्षेत्रीय जो समुद्र समीपस्थ जो जो आपका 18 मील का जो होता है क्षेत्र ना, उनके बारे में थोड़ा सा पढ़ लेना। उसका दूसरे महाद्वीपीय जो उपतट है, वो जो आपका महाद्वीपीय उपतट है उसके बारे में, और जो है आर्थिक जो परिक्षेत्र है थोड़ा से उनके बारे में पढ़ लेना तो आपके लिए सबसे महत्वपूर्ण होगा, सबसे बेस्ट होगा, एग्ज़ाम में आपके लिए हेल्पफुल होगा। और उसके बाद में आपका देखो है यहाँ पे कि यहाँ पे है व्यक्ति, राष्ट्रीयता, राज्य माहीनता, मानवाधिकार, उसमें परिवर्तन के लिए कुछ उपबंध भी उपलब्ध प्रक्रियाएं हैं उनके बारे में पढ़ लेना। राज्यों की जो क्षेत्रीय अधिकारिता प्रत्यार्पण और सरल जो है, यानी जैसे देखो राज्यों के क्षेत्रीय अधिकार मतलब कि जब से कभी आपने देखा होगा कि जो प्रत्यार्पण होते हैं ना, यहाँ से जाके दूसरे प्रत्यार्पण होता है उसके बाद शरण ले लेते हैं जाकर के, कई लोग आते हैं अपने यहाँ पे भारत में शरण लेते हैं, यहाँ से बहुत से लोगों का प्रत्यार्पण किया जाता है, यहाँ से भेजा जाता है दूसरे देश चले जाते हैं, ठीक है, निष्कासित किया जाता है।
तो इन सब चीज़ों के बारे में थोड़ा सा पढ़ लेना। और आगे बता दें आपको हम, तो आगे है आपका जो जो संयुक्त राष्ट्र है यूएनओ, ठीक है, जो संयुक्त राष्ट्र है उसके बारे में, इसकी प्रमुख अंग कौन कौन सी हैं, इनकी शक्तियाँ क्या हैं, इनका कृत्य और सुधार क्या है, उन सबके बारे में आपको थोड़ा सा पढ़ लेना है। और विवादों का जो शांतिपूर्ण जो निपटारा होता है, जैसे कि मान लीजिए प्रेजेंट टाइम में लड़ाई चल रहा है यूक्रेन और जो है यूक्रेन जो है रशिया से, तो इनका जो है शांतिपूर्ण निपटारा कैसे किया जाएगा, ठीक है, इन सब के बारे में। और फिर बल का विधिपूर्ण जो आश्रित है वो, इसमें आक्रमण, आत्मरक्षा और हस्तक्षेप जो है उसके बारे में आपको थोड़ा सा पढ़ लेना है। फिर अंतर्राष्ट्रीय मानववादी जो विधि है उसके जो मूल सिद्धांत क्या है, ठीक है, क्या है मूल सिद्धांत, ठीक है, वो और उसका जो है मूल सिद्धांत जो है उसके पढ़ लेना। समकालीन उसका कैसे विकास हुआ, अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन पे कैसे उसका कार्य किया जाता है वो। और आगे आपको परमाणु अस्त्रों के जो परमाणु अस्त्र हैं उनके प्रयोग की वैधता क्या है, परमाणु अस्त्रों के परीक्षण पर कुछ रोक लगाए गए हैं ना, कुछ रोक लगाया गया था, जैसे हमारे भारत पे लगाया गया था रोक कुछ दिन के पहले। उसके बाद में फिर अभी प्रेजेंट टाइम में देखो रसिया अमेरिका के द्वारा जो है किसके दक्षिण कोरिया साउथ कोरिया पे है उस पर रोक लगाया था, लेकिन ये है कि साउथ कोरिया किसी की सुनती नहीं और हमेशा जो है परमाणु परीक्षण करता रहता है, ठीक है। और यहाँ पे CTBT तक है उसके बारे में पढ़ लेना। फिर अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद है, ये राज्य परिवर्तित जो आतंकवाद और उपहरण जो है, राज्य परिवर्तित जो आतंकवाद वो और उपहरण और अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक जो न्यायालय है उसके बारे में आपको पढ़, जैसे कि हेग है ना, हेग में क्या आपका अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय है, तो हेग के बारे में आप थोड़ा सा पढ़ लेना कि हेग में जो अंतर्राष्ट्रीय जो न्यायालय है उसमें क्या क्या प्रक्रिया होती है, कैसे कैसे इसका जो है समाधान किया जाता है। और फिर अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक आदेश और मौद्रिक विधि जिसमें WTO, TRIP, ट्रिप्स, GATT, IMF और विश्व बैंक, ये सब जो है उन सब के बारे में थोड़ा सा आपको पढ़ना बहुत ज़रूरी है। और आगे देखें तो मानव पर्यावरण का संरक्षण और सुधार जो कि आपका अंतर्राष्ट्रीय प्रयास इस पर किया गया है प्रेजेंट टाइम में, उन सब के बारे में आपको थोड़ा सा पढ़ लेना है, ठीक है। और जो है आपका CRPC जो होता है, CRPC जो है उसके बारे में, उसमें जो आपका ये पेपर सेकंड में आएगा, पेपर सेकंड में आपका CRPC आएगा। CRPC में आपको पढ़ना होगा आपराधिक दायित्व के सामान्य सिद्धांत, जिसमें देखा जाता है कि अपराधिक जो उसकी मंशरिया होती है वो देखा जाता है, एंड जो इसकी जो आपराधिक जो कार्य है वो देखा जाता है। और संवैधानिक जो अपराधों में उनकी जो आपराधिक जो मंशरिया होती है उससे कि क्या क्या रूल्स हैं, क्या क्या मतलब एक्ट हैं, वो आपको 300 में देखेंगे आप अच्छे से तो आपको पता चल जाएगा अच्छे से। जैसे 300 में आपको बताया गया है मंशरिया के बारे में, और जो आपका जो है आर्टिकल जो है धारा 76 से 106 तक जो है आप इसके बारे में अच्छे से पढ़ लीजिएगा, जो कि IPC का है, उसमें भी आपको पता चल जाएगा, ठीक है। और फिर दंड के जो प्रकार हैं वो, और नई प्रवृत्तियाँ क्या क्या हैं, मृत्युदंड के लिए कुछ उन्मूलन है, उन्मूलन में क्या क्या किया जा सकता है मृत्युदंड से, अगर किसी को मृत्युदंड दे दिया जाता है तो उसके उन्मूलन के कुछ उपाय हैं वो बताना होगा, वो आप पढ़ लेंगे अगर थोड़ा से तो सही रहेगा, और आपके एग्ज़ाम का पार्ट ये बन सकता है। और इसकी क्या क्या तैयारियां होती हैं, तैयारियां क्या क्या देती हैं, और आपराधिक प्रयास क्या है, यानी कि आपको डिफरेंस पढ़ लेना है। जैसे तैयारियां क्या है और आपराधिक जो प्रयास और तैयारियां में आपको डिफरेंट पढ़ लेना है, अंतर जो क्या क्या डिफरेंस है वो पढ़ लेना आपको। और देखो कुछ सामान्य अपराध जो है, जो समान अपवाद है उसके बारे में आपको जो है ठीक है पढ़ लेना है। उसके बाद फिर संयुक्त एवं रचनात्मक जो दायित्व है उसके बारे में थोड़ा सा पढ़ लेना। और जो है यहाँ पे संयुक्त एवं रचनात्मक दायित्व और दुष्प्रेरण क्या है उनको आपको दुष्प्रेरण तो बहुत ही बेहतरीन चीज़ है, इसके बारे में तो आपको ज़रूर पढ़ना चाहिए, और ये अच्छे एग्ज़ाम के पार्ट बनने के इसके चांस ज़्यादा होते हैं। उसके बाद में आते हैं आगे हम, तो आपका जो है जो आपराधिक जो षड्यंत्र है उसके बारे में पढ़ लोगे तो आएगा एग्ज़ाम का पार्ट बनेगा, जो कि GS पेपर सेकंड में आने के चांसेस इसके रहते हैं। और राज्य के प्रति क्या अपराध होते हैं, इसके लिए क्या क्या प्रावधान है, तो राज्य के प्रति जो अपराध है उसके बारे में जब पढ़ेंगे आप तो आपको जो है
IPC में पढ़े राज्य के प्रति जो अपराध करते हैं उसके बारे में आपको ये देख लेना है कौन सी धारा से लेकर के कहाँ से कहाँ तक है, उसमें कौन कौन से प्रावधान है, और लोक शांति के प्रति अपराध क्या है वो आपको पढ़ लेना है। मानव शरीर के प्रति अपराध क्या है, तो जैसे मानव शरीर के प्रति अपराध क्या, जैसे आपने पढ़ा होगा कि धारा 299 से लेकर के धारा जो है 299 से लेकर 376 तक ये क्या है, मानव शरीर के प्रति अपराध है। ठीक है, ये हो गया। और संपत्ति के अपराध, संपत्ति के प्रति अधिकार जो अपराध है वो आपको पढ़ लेना है थोड़ा से। संपत्ति के जो प्रति अधिकार जो है उसके आप जो IPC पढ़ेंगे तो ये सब चीज़ें आपको आराम से मिल जाएगी। संपत्ति के विरुद्ध जो अपराध है आप उसको बारे में पढ़ेंगे तो 376 तक हो गया था आपका मानव शरीर पर, 378 से आपका जो हो जाएगा 377 तक जो था आपका मानव अपराध, और 300 मतलब जो 377 तक था वो आपके जो है मानव शरीर के ऊपर जो इफेक्ट पड़ते थे ना अपराध, जो मानव शरीर के प्रति जो अपराध है ये, इसमें क्या होगा धारा 299 से 377 तक है। किसमें, धारा 299 से 377 तक मानव शरीर के प्रति। और संपत्ति के लिए जो होगा वो आपका हो जाएगा धारा 378 से लेकर के धारा 462 तक जो है संपत्ति के लिए। किससे, जो संपत्ति होती है ना, संपत्ति के लिए जो होता है, संपत्ति के जो विरुद्ध जो अपराध किया जाता है ना उसके बारे में। तो धारा 300 जो आपका 78 है वहाँ से लेकर के 462 तक, और उसके बाद में 462 तक ये पढ़ लेंगे। उसके बाद में आपका आ जाएगा स्त्री के प्रति। किसके प्रति, स्त्री के प्रति जो है अपराध। तो जब स्त्री के प्रति अपराध पढ़ेंगे तो वो आपका आ जाएगा धारा 463 से लेकर के जो है, याद नहीं आ रहा, ठीक, कोई बात नहीं। तो ये आपको पढ़ लेना है थोड़ा सा। स्त्री के प्रति अपराध जो है वो मानहानि के लिए आप धारा जो है 499 और 500 जो है वो पढ़ लेना। फिर भ्रष्टाचार निवारक अधिनियम जो है 1988 जो है इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ लेना। और फिर सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955 एंड उत्तरवर्ती जो विधायी विकास है उसके बारे में आपको थोड़ा सा पढ़ लेना है। फिर जो है जो यहाँ पे है अभिनव सौदा है, ठीक, सौदा है विनिमय होता है, इसके बारे में आपको थोड़ा सा पढ़ लेना है। और उसके बाद अपकृत्य आएगा। ठीक है, अपकृत्य विधि में आपको क्या क्या पढ़ना है, जैसे आपको प्राकृतिक और परिभाषा क्या हो अपकृत्य विधि वो आपको पढ़ना है। त्रुटि का कठोर दायित्व पर आधारित अत्यंतिक दायित्व और कठोर दायित्व और अत्यंतिक दायित्व के बारे में आपको पढ़ना है। प्रतिनिधित्व दायित्व क्या होता है और राज्य दायित्व का अधिक सहित क्या होता है, और समान प्रत्यक्षा, संयुक्त अपकृतकर्ता और उपकार क्या क्या है इसके बारे में पढ़ लेना। ठीक है, और उसके बाद में उपेक्षा क्या होता है, मानहानि क्या होता है, इसके डिफिनेशन, इसके धाराएं क्या क्या होती हैं ये पढ़ लेना। उसके बाद में है आपका उत्पात क्या होता है, न्यूसेंस, वो षड्यंत्र और अपराधिकृत बंदीकरण, और जो आपका विद्वेषपूर्ण जो अभियोजन है वो, और उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 दैट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, तो बिल्कुल बस याद करना। ठीक है, उसके बाद में आपका कॉन्ट्रैक्ट जो आपका कॉन्ट्रैक्ट लॉ है वो, और जो आपका वाणिज्यिक जो लॉ है वो। ठीक है, इन सब के बारे में अच्छे से पढ़ना होगा, जिसमें आपको कॉन्ट्रैक्ट में संविदा का स्वरूप क्या होता है, वो इसका निर्माण कैसे होता है, और ई संविदा जो है प्रेजेंट टाइम में इसे अच्छे से पढ़ लेना होगा। ठीक, उसके बाद में स्वतंत्र सम्मति को दूर करने का वाले कारक क्या क्या है उनके बारे में पढ़ना होगा। और उसके बाद आपका है जो है शून्यकरण अवैध और परिवर्तनीय करार जो होते हैं उसके बारे में, संविदा का पालन और उन्मोचन कैसे किया जाता है वो, संविदा कल्प जो है ये क्या है इसके बारे में पढ़ना होगा। और संविदा भंग के परिणाम जो है क्या, अगर संविदा भंग करते हो तो क्या क्या इसके परिणाम निकलेंगे, क्या क्या यहाँ पे प्रक्रियाएँ होती हैं, और क्षतिपूर्ति कैसे की जाती है, उसका गारंटी क्या होता है, और बीमा संविदा क्या होता है वो, और अभिक्रय जो है संविदा वो क्या है। अभिक्रय में संविदा आपको पढ़ना अच्छे से, और माल की बिक्री तथा अक्रय के लिए जो है होता है वो रूल्स आपको अच्छे से पढ़ लेना है। और फिर भागीदारी का निर्माण और विघटन, ठीक है, इसके बारे में अच्छे से पढ़ लेना है।
और उसके बाद में आगे आपका NIA है, जिसमें NIA बहुत इम्पॉर्टेंट है। NIA के बारे में अच्छे से पढ़ लेना। NIA आपके इम्पॉर्टेंट में आपके एग्जाम में बहुत है, क्योंकि NIA आप जब पढ़ेंगे इसी के साथ साथ में आपको RBI भी पढ़ना पड़ेगा। ये सब इम्पॉर्टेंट है। इसी में आपको जब NIA आप पढ़ेंगे तब आपको पता चलेगा चेक कैसे बाउंस किया हो जाता है, तो क्या उसका सोल्यूशन निकलेगा वो। उसके बाद मध्यस्थता एवं सुलह अधिनियम 1996 जो है वो पढ़ना होगा। फिर मानक संविदा के जो रूप है, मानक रूप के जो संविदा है वो अच्छे से आपको पढ़ लेना है। ये आपके एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। उसके बाद में आते हैं समकालीन विकास, विधिक विकास क्या है वो। इसमें लोकहित याचिका के बारे में हमने कहा था, उसे अच्छे से पढ़ लेंगे आप एक बार। और बौद्धिक संपदा अधिकार संकल्पना जो है वो, और सूचना प्रौद्योगिकी विधि जिसमें साइबर विधियाँ भी शामिल है वो, और संकल्पना इससे क्या है, संभावना क्या हो सकती है, जिसके बारे में पढ़ना है। फिर प्रतियोगिता विधि संकल्पना, ये आपको पढ़ना है। फिर वैकल्पिक विवाद समाधान संकल्पना, इसके प्रकार, इसकी संभावनाएं क्या है, ये सब अच्छे से पढ़ना है। फिर आपको एनवायरमेंटल लॉ से संबंधित कुछ प्रमुख कानून आएगा, ठीक है, जैसे है क्या कहते हैं, आपने पढ़ा होगा जिनेवा कन्वेंशन के बारे में, ठीक है, जिसमें जिससे पर्यावरण के से संबंधित जितने भी प्रमुख कानून हैं, ठीक है, यानी पर्यावरण संरक्षण अधिनियम जो है वो, ठीक, जो वन्य जीव संरक्षण अधिनियम जो है वो, सब चीज़ें अच्छे से आपको पढ़ लेना है। उससे सूचना का अधिकार जो है, राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट जो है आपका, उसे अच्छे से पढ़ लेना है। फिर संचार माध्यमों द्वारा विचरण कैसे किया जाता है, इसके बारे में आपको ठीक से पढ़ना है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है ये, ठीक है ना। अब आगे आपको बताएं तो भाषाओं का साहित्य अगर देखा जाए तो उसमें आपको जो है मिलेगा कि उम्मीदवार को संबद्ध भाषा में कुछ सभी प्रश्नों के उत्तर देने पड़ सकते हैं, और उसके बाद में इस पर आपको टिप्पणी लिखना पड़ सकता है। संविधान की 8वीं सूची में सम्मिलित जितने भाषाएं हैं, ठीक है, लिपि वही होगी जो प्रधान परीक्षा में संबंध परिशिष्ट 1 के दर्शाई गई है। इसके बारे में आपको मतलब कुछ बताया जाता है कि मतलब आपको जो है क्या क्या आपको कौन सी लैंग्वेज में आप लिख सकते हैं, वो आपको यहाँ पे दिया गया है, ठीक है। तो हमें उम्मीद है कि वो आपको समझ में आ गया होगा कि क्या क्या आपको प्रिपरेशन करनी है, ठीक है ना। अब जो है हमें जाने की इजाज़त दीजिए। नमस्कार दोस्तों।